Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Today's lecture is the last lecture of unit number 2 which is atomic structure. एंड आज के इस लेक्चर में हम आइसोटोप्स को और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली व्हाट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेस लेक्चर. आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो आज के लेक्चर में हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. आइसोटोप्स की रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे. इनकी क्या यूजेस, क्या एप्लीकेशंस हैं. आयनाइजेशन बाय रेडिएशन डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. सो लेट्स गो. सबसे पहले आइसोटोप्स होते क्या हैं. आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अच्छा, आइसोटोप बेसिकली एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट always have the same number of protons but may have different number of neutrons and these are called isotopes. किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन्स की अमाउंट हमेशा सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है. तो ऐसे एटम को हम आइसोटोप्स कहते हैं. एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. ऐसे कार्बन कार्बन 12, 13 एंड 14. कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं इन तीनों आइसोटोप्स के अंदर लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं. जैसा कि कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अमाउंट डिफरेंट हो गई है जिसकी वजह से ये एलिमेंट आइसोटोप में चेंज हो गया है. नेक्स्ट हाइड्रोजन आइसोटोप्स को डिस्कस करते हैं. अच्छा, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेनियम. अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है कि एक ही प्रोटॉन होता है तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते ही नहीं है. दूसरा है ड्यूटेरियम. इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 होते हैं. और ट्राइटेनियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी है. तो यहाँ पर इसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रॉन्स की अमाउंट चेंज हो रही है जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट है ये आइसोटोप में चेंज हो रहा है. नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आइसोटोप्स की. तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. जो आइसोटोप्स हैं केमिकली एक जैसे क्यों होते हैं बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड आइसोटोप हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसोटोप के केस में जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन. तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. ये हमें लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जिसकी वजह से ये केमिकली सेम बिहेव करता है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से मैस डिफरेंट हो जाता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड कलर वगैरह डिफरेंट होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का. तो दैट्स वाई फिजिकल प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि मास ऑफ ड्यूटेरियम इज ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक ही प्रोटॉन होता है तो इसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है. तो हाइड्रोजन से डबल होता है ड्यूटेरियम का मास क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन होता है. एंड ट्राइटेनियम इज थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन. ट्राइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो इसका जो मास है ये हाइड्रोजन से 3 टाइम ग्रेटर होता है. तो न्यूट्रॉन्स अगर ज़्यादा या कम हो तो मास पे बहुत इफेक्ट होता है, मास भी कम या ज़्यादा हो जाता है. अब यहाँ क्वेश्चन है why isotope of an element show same chemical properties while their physical properties are different. अच्छा, आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की अमाउंट सेम होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो यहाँ पे ये केमिकल बिहेवियर सेम शो करते हैं, केमिकल रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि मास डिफरेंट हो जाता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो मास डिफरेंट हो जाएगा जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडियोएक्टिव डिके. रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं कि एक ऐसा आइसोटोप जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो एनर्जी रिलीज करे. सम आइसोटोप्स आर अनस्टेबल
and release extra energy in the form of radiation. So these are called radioactive isotopes. कुछ आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में अपनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो ऐसी आइसोटोप को रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। तो रेडियोएक्टिविटी क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे रेडिएशन रिलीज़ हो, वो प्रोसेस जिससे रेडिएशन एमिशन, प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एमिशन इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। अच्छा, एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। ट्राइटिनियम एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और ये अनस्टेबल होता है, एंड हाइड्रोजन एंड ड्यूटेनियम स्टेबल होते हैं, तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स नहीं है। रेडियोएक्टिव डिके क्या है? ये रेडियोएक्टिव डिके व्हेन अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप emit radiation and change into another element, कि जब कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स अपनी रेडिएशंस इमिट करे और एक डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाए, तो इस सारे प्रोसेस को रेडियोएक्टिव डिके कहते हैं। When a radioactive isotopes emit radiation and it change into a new element, this process is called radioactive decay. Examples को देखते हैं। यूरेनियम 238 ये एनर्जी रिलीज करता है एंड थोरियम 234 में चेंज हो जाता है। अब थोरियम 234 ये भी एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट नीटियम 231 में चेंज हो जाएगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। बिस्मिथ 210 ये भी चेंज हो जाएगा थेलियम 206 में एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि अनस्टेबल हो और वो अपनी एनर्जी रिलीज करे और एक डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाए, तो ऐसे आइसोटोप को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूजेस क्या हैं। मेडिकल यूज में इमेजिंग ऑर्गन, डिटेक्ट एंड ट्रीट कैंसर एंड थायराइड डिसीज, इन सब चीज़ों के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। और टेक्नीटियम 99M यूज़ होता है बेसिकली इन डिसीज़ को क्योर करने के लिए। डॉक्टर्स रेडियोएक्टिव फ्लूइड यूज़ करते हैं टू सी इनसाइड द बॉडी। टेक्नीटियम 99M इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग ब्रेन एंड लंग्स, एंड स्पेशल कैमरास होते हैं जो कि दिखाते हैं कि फ्लूइड कहाँ जा रहा है। डॉक्टर्स रेडियोएक्टिव फ्लूइड पेशेंट को देते हैं और स्पेशल कैमरा से दिखाते हैं कि वो फ्लूइड हमारी बॉडी में कहाँ जा रहा है। तो इसलिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग C14 यूज़ होता है। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं मेटल और कंक्रीट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। फाइंड ऑयल फील्ड्स ढूंढने के लिए भी यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में ये आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। कंक्रीट और मटेरियल को टेस्ट करने के लिए चीप और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करवाने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। साइंटिस्ट यूज़ कार्बन 14 टू नो द एज ऑफ एनिशियंट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, साइंटिस्ट कार्बन 14 को यूज़ करते हैं जैसे कि बहुत एनिशिएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वुड है या फिर कि कुछ चीज़ की बोन है, लाइक डायनासोर्स की बोन्स होती हैं, तो इनकी एज को फाइंड आउट करने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। द लेस C14 फाउंड द ओल्डर द ऑब्जेक्ट इज, जितना C14 कम होगा उतना ऑब्जेक्ट ओल्डर है। एंड कार्बन 14 इज यूज कार्बन 14 को यूज़ करके साइंटिस्ट ये मालूम करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का एक इंटरेस्टिंग यूज़ है। नेक्स्ट आयनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन बाय रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन फॉर्म रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। आयनाइजेशन का क्या होता है कि जब एटम का इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, निकल जाए। रेडिएशन कैन हीट एन एटम एंड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट पॉजिटिव आयन। अच्छा, रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। जैसे कि अब ये सोडियम का एक नेचुरल एटम है, न्यूट्रल एटम है। इसमें एनर्जी रिलीज हुई और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया, विच इज कैटायन। इसलिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन एंड चेंज एटम टू पॉजिटिव आयन में एटम चेंज हो जाता है। जब रेडियो एक्टिव रेडिएशन सोडियम एटम को हीट करता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है।
अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि व्हाई डज़ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशन? रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन इमिट क्यों करते हैं? बिकॉज़ इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल एंड वांट टू बिकम स्टेबल, क्योंकि इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, सो इसलिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दैट्स व्हाई रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स रेडिएशन को इमिट करते हैं। एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स व्हिच disintegrate to give stable atom। जिसमें 210 जो है ये अनस्टेबल होता है, तो ये एनर्जी रिलीज़ करता है और थेलियम 206 में चेंज हो जाता है व्हिच इज़ स्टेबल। I will discuss you very interesting information. Every year our body replaces about 98% of its atom। हर साल हमारी जो बॉडी है ये 98% अपनी एटम रिप्लेस कर देती है। एंड गैलियम मेल्ट बिलो द बॉडी टेम्परेचर, सो इट्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। गैलियम जो है ये बिलो द बॉडी टेम्परेचर मेल्ट होती है, सो इट्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। एंड एलिमेंट्स ऑन द मार्स एंड अर्थ आर सेम। Same elements are found in the earth, Mars and all over the universe। So matter in the universe is made up of the same element। यानी कि मार्स हो या अर्थ हो, हर जगह पर वही एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो हर साल अपने 98% एटम को नया करती है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। सो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास of an atom compared to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ओके, एक एटम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसलिए उनका जो एक्चुअल वेट है उसको केजी में निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बनाया, कार्बन एटम का 1/12 पार्ट जो है उससे कंपेयर करके किसी भी एटम का जो है वेट वो निकाला जाता है। सो इट इज़ अ डिमेंशन लेस नंबर। Relative atomic mass does not have any unit like kg or gram because it's just a comparison ratio. For example, saying carbon atom is 12 times heavier than hydrogen, so does not need a unit. So that's why we call it dimensionless. And it tells us how heavy an atom is compared to carbon 12। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का अ, एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 16 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो ये बात रिएक्शन में किसी एलिमेंट का कितना हिस्सा लेना है उसको आइडिया देती है। दिस मीन्स वन ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम heavier than 1/12 of carbon 12 atom। So this help chemists understand how much of each atom to mix in a reaction। Next, why do we use relative atomic mass? इसको यूज क्यों किया जाता है? Atoms are extremely small, so their actual mass in kg is inconvenient। एक एटम का जो एक्चुअल वेट है वो बहुत ज़्यादा, एक एटम का जो एक्चुअल वेट किलोग्राम में इतना छोटा होता है कि उसके लिए उसे लिखना और उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ज़ीरोज़ के साथ इसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको कंपेयर करके ईज़ी बनाया जा सकता है। तो केमिस्ट स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं टू कंपेयर एटम। 1961 में कार्बन 12 स्केल वाज़ अडॉप्ट। One atomic mass unit is 1/12 of the mass of carbon 12 atom। In the year 1961, the scientists, scientific community around the world agreed to use carbon 12 as the benchmark for measuring atomic mass। 1961 में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम सब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट स्टैंडर्ड बनाएं, जिससे वेट को कंपेयर करके उसका वेट कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट 1 AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। सो 1 AMU is equal to 1.67377 into 10⁻⁻27 kg। तो ये 1 AMU की वैल्यू होती है। 1 AMU का जो एक्चुअल वेट है वो बहुत छोटा होता है। तो
इसका मतलब है कि एक डेसिमल पॉइंट के बाद 26 ज़ीरोज़ या फिर ये नंबर आता है 1.67377 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 27, तो ये बहुत ज़्यादा कम वेट है। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ये एक अप्रॉक्सीमेटली वेट है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वह 1.007 एएमयू एंड सल्फर एटम का जो मास होता है वो होता है 31.972 एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई इसको कंपेयर करके वेट करना ईज़ी होता है। नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। फार्मूला फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास, we use this formula when an element has more than one isotopes। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। सो मास 1 इंटू द परसेंटेज 1 प्लस मास 2 इंटू परसेंटेज 2 एंड मास 3 इंटू परसेंटेज 3 सो ऑन एंड डिवाइडेड बाय 100। अब मास होता है मास ऑफ आइसोटोप एम, मास ऑफ आइसोटोप एंड पी जो है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है उन एलिमेंट्स का जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। सो लेट्स सॉल्व बाय एग्जांपल। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज़ 5 आइसोटोप्स। Their relative isotopic mass and isotopic abundance is shown in the following table 2.2। अच्छा, यहाँ पर जो क्रिप्टॉन है इसके 5 एटॉमिक मास हैं 80, 82, 83, 84, 85। 5 यहाँ पर इसके एटॉमिक मास है और साथ ही इनके अबंडेंस है 2, 12, 12, 57 एंड 17। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए, सो मास इनटू द परसेंटेज प्लस mass into the percentage of second, 80 into 2 plus 82 into 12 plus 83 into 12 plus 84 into 57 and 85 into 57 divided by 100, तो 83.57 आता है, which is relative atomic mass of krypton। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम इजीली रिलेटिव एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है lead। To calculate the relative atomic mass of lead, isotopic abundance of isotopes are 2, 24, 22 and 52 and relatively 204, 206, 207 and 208 are isotopes। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मास और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 204 इंटू 2, 206 इंटू 24, 207 इंटू 22 एंड 208 इंटू 52। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम ले लेना है सिंपली 2722। इसको हम 100 का डिवाइड करेंगे एंड 207.22 हम एएमयू हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बाय यूजिंग फार्मूला हम इजीली रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स का जिनका एक या एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। तो यहीं तक था आज का लेक्चर एंड यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे एंड देन यूनिट 3 को स्टार्ट लेंगे। तो किसी भी चीज़ में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।